नमस्कार दोस्तों, स्टडी अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 6 अक्टूबर 2024 और इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा पीएम इंटर्नशिप योजना शुरू की गई? कारपोरेट कार्य मंत्रालय, शहरी कार्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय। तो हाल ही में जो पीएम इंटर्नशिप योजना शुरू की गई है वो कारपोरेट कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो हाल ही में केंद्र सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा पीएम इंटर्नशिप योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का शुरुआत करने का उद्देश्य क्या है? तो 5 वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के लिए अवसर प्रदान करना है। इसकी अवधि 12 महीने रखी गई है। साथ में इसमें वेतन देने का जो प्रावधान है वो 1 वर्ष के लिए 5,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। इसके द्वारा इस योजना के जो सरकार द्वारा पात्रता मानदंड तय किए गए हैं वो क्या है? तो भारतीय नागरिक होना चाहिए, आयु 21 से 24 वर्ष के बीच होना चाहिए। इसके साथ ही साथ पूर्णकालीन रोजगार या पूर्णकालीन शिक्षा में संलग्न नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय थल सेना ने कितने आकाश तीर वायु रक्षा प्रणालियों की खरीदारी की है? 80, 100, 120, 150। तो हाल ही में भारतीय थल सेना के द्वारा 100 आकाश तीर वायु रक्षा प्रणालियों की खरीदारी की गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए इसके बारे में जानते हैं। भारतीय थल सेना ने 100 आकाश तीर वायु रक्षा प्रणालियों की खरीद का कार्य पूरा कर लिया है। अब ये जो आकाश तीर प्रणाली है ये क्या, इसके बारे में जानते हैं। तो ये उन्नत रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली यानी कि ADCRS है। ये मिसाइल और रॉकेट हमलों जैसे हवाई खतरों से देश की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण स्टेट्स के रूप में काम करेगी। इसका जो निर्माण किया गया है वो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल ने किया है और ये निर्माण स्वदेशी रूप से किया गया है। इसके जो लाभ होंगे, आकाश तीर जो वायु रक्षा प्रणाली है इसके क्या क्या लाभ होंगे? तो ये भारतीय सेना को युद्ध क्षेत्रों में कम ऊंचाई वाले हवाई क्षेत्रों की निगरानी करने में मदद करेगी। साथ ही साथ ये रियल टाइम में दुश्मन के हमलों पर नजर रखने और जवाबी कार्रवाई करने में मदद करेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मध्य पूर्व संकट पर चर्चा के लिए G7 सम्मेलन का आयोजन किया? फ्रांस, जापान, इटली, इंग्लैंड। तो जो मध्य पूर्व संकट पर चर्चा के लिए G7 सम्मेलन का आयोजन किया गया वो इटली के द्वारा किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए इसके बारे में मैप के द्वारा समझते हैं कि इटली कहाँ है। ये है इटली का मैप और ये इसकी राजधानी हो गई रोम। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। इटली का भी प्रधानमंत्री कौन है? तो जॉर्जिया मेलोनी। इटली की जो करेंसी क्या है? वो यूरो। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रख्यात आधुनिक भारतीय कलाकार राजा रवि वर्मा का पुण्यतिथि कब मनाया गया? तो जो प्रख्यात आधुनिक भारतीय कलाकार राजा रवि वर्मा थे उनकी पुण्यतिथि 2 अक्टूबर 2024 को मनाई गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो ये राजा रवि वर्मा की उनकी पुण्यतिथि 2 अक्टूबर को मनाई गई। राजा रवि वर्मा जो थे त्रावणकोर केरल के महाराजाओं के परिवार से थे। उन्हें राजा कहकर संबोधित किया जाता था। उन्हें आधुनिक भारतीय कला का जनक भी कहा जाता है। इनके योगदानों को देख लेते हैं तो उन्होंने तैल चित्रण यथार्थवादी जीवन अध्ययन की पश्चिमी कला में निपुणता प्राप्त की। साथ ही साथ उन्होंने भारतीय पौराणिक कथाओं के विषयों पर आधारित चित्रों में जैसे रामायण महाभारत लोकप्रिय महाकाव्यों को प्रकरणों को चित्रित किया। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख कृतियां हैं जैसे कि दमयंती हंस से बात करती हुई, शकुंतला दुष्यंत की तलाश में, नायर महिला अपने बालों को सजाते हुई और शंतनु और मत्स्य गंधा। इसके अलावा इन्हें जो पुरस्कार दिए गए हैं, वर्ष 1904 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से राजा रवि वर्मा को कैसरे हिंद स्वर्ण पदक प्रदान किया गया था। और इस पुरस्कार के लिए प्रशस्ति में उनके नाम के आगे पहली बार जो है राजा शब्द का उत्कीर्ण किया गया। इनके जो मूल्य सिद्धांत थे वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सौंदर्य संबंधी उत्कृष्टता और मानवतावाद आदि इनके मूल्य सिद्धांत थे।
अगला प्रश्न है, हाल ही में हाल ही में किस देश की क्लाउडिया शिनबाम पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? स्पेन, मेक्सिको, पोलैंड, जर्मनी। तो जो क्लाउडिया शिनबाम पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, वो मैक्सिको की बनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए, अब मैक्सिको कहाँ है, तो इसको मैक्सिको को मैप के द्वारा समझते हैं। ये आपका हो गया मैक्सिको। मैक्सिको की राजधानी कहाँ है? मैक्सिको सिटी। मैक्सिको के जो अभी राष्ट्रपति कौन बनी है? क्लॉडिया शिनबाम। तो मैक्सिको की करेंसी क्या है? तो मैक्सियन पीसो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईआईटी मद्रास द्वारा शुरू किया गया साइबर कमांडो कार्यक्रम किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो साइबर कमांडो कार्यक्रम जो आईआईटी मद्रास द्वारा शुरू किया गया, वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो आईआईटी मद्रास यानी कि आईआईटीएम की प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन कंपनी ने एक नया प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इसका जो उद्देश्य है, पूरे भारत के कानून प्रवर्तन अधिकारियों में से कुछ अधिकारियों को साइबर कमांडो बनाना है। और जो आईआईटी मद्रास है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो यह प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन कंपनी अधिनियम के सेक्शन 8 के तहत पंजीकृत कंपनी है। और इस जो कहाँ स्थित है? ये मद्रास में स्थित है। अब साइबर कमांडो कार्यक्रम क्या है? तो इसका जो नोडल मंत्रालय होता है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य भारत की साइबर सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करना है। साथ ही साथ इसके कुछ लाभ भी बताए गए हैं। जहां मौजूदा साइबर अपराध सेल अपराधों के घटित होने के बाद उनकी जांच करता है और अभियोजन चलाता है, वहीं साइबर कमांडो प्रोएक्टिव बल के रूप में कार्य करेगा। यानी कि जो अभी जो अपराध होते हैं, उसके बाद में जो मतलब कि अपराध होने के बाद में अति पुलिस पहुंचती है, इससे पहले ही साइबर कमांडो अपराध होने के पहले ही प्रोएक्टिव हो जाएंगे। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में रिलायंस ग्रुप द्वारा किस देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश का ऐलान किया गया है? नेपाल, भूटान, थाईलैंड, श्रीलंका। तो जो रिलायंस ग्रुप द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश का ऐलान किया गया, वो भूटान में किया गया। भूटान देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र लगाया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। अब जब भूटान की बात हो रही है, तो भूटान को मैप द्वारा समझते हैं। भूटान की स्थिति कहाँ है? तो ये हो गया भूटान, यानी भारत के उत्तरी उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। इसकी राजधानी हो गई थिम्पू। इसके पीएम हो गए थेसरिंग तोब्गे। और करेंसी हो गई भूटानीज गल्ट्रम और इंडियन रूपी। यानी कि वहां पे दोनों में करेंसी चलती है, भूटानीज गल्ट्रम भी और इंडियन रूपी भी। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में गूगल फॉर इंडिया 2024 इवेंट का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जो गूगल फॉर इंडिया 2024 का इस बार जो इवेंट इवेंट हुआ है, वो भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपना पहला चाइना ओपन खिताब जीता है? जैनिक सिनर, कार्लोस अल्कराज, डेनियल मेदवेदेव, रोजर फेडरर। तो जो पहला चाइना ओपन का खिताब इस बार जीता है, अल्कराज द्वारा जीता गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी प्रदान की है? 5, 6, 7, 8। तो जो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा शास्त्रीय भाषा को दर्जा देने की मंजूरी की गई है, उनकी संख्या है 5। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए, शास्त्रीय भाषा क्या है, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो हाल ही में मराठी, पाली और प्राकृत असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। मराठी जो कि महाराष्ट्र में बोली जाती है, पाली व प्राकृत भाषाओं का संबंध बिहार से है, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बौद्ध एवं जैन साहित्य से है। जबकि बंगाली पश्चिम बंगाल में बोली जाती है, और असमिया असम राज्य की बोली जाती है। अब शास्त्रीय भाषा का जो उत्पत्ति हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की शुरुआत जो हुई, वर्ष 2004 में हुई। ये भारत सरकार के केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2004 में एक साहित्य अकादमी के तहत गठित किया गया था। इसका मुख्य कार्य जो था, वो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने के लिए प्रस्तावित भाषाओं की पात्रता की जांच करना है।
इसके अलावा जो शास्त्रीय भाषा के दर्जा देने के लिए भारत सरकार ने जो मानदंड तय किए हैं वो क्या है, तो ये मानदंड 2004 में तय किए गए थे। बाद में 2024 में भाषा विशेषज्ञ समिति ने इन मानदंडों में संशोधन किए थे। और ये संशोधित मानदंड कौन कौन है, तो संबंधित भाषा के प्रारंभिक ग्रंथ अति प्राचीन होने चाहिए और वास्तव में इस भाषा का 1500 से 2000 वर्षों का अभिलेखित इतिहास होना चाहिए। इसके साथ ही साथ संबंधित भाषा का अपना प्राचीन साहित्य ग्रंथों का एक संग्रह होना चाहिए। साथ ही इस भाषा को बोलने वाली कई पीढ़ियां इन प्राचीन साहित्य ग्रंथों को अपनी विरासत मानती हो। इसके अलावा कविता, अभिलेख और शिलालेख साक्ष्य के अलावा संबंधित भाषा के अपने ज्ञान ग्रंथ, विशेष रूप से गद्य ग्रंथ भी होने चाहिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा अन्य दर्पण प्रणाली कार्यक्रम की शुरुआत की गई? FSSI, FCL, IOCL, LIC। तो हाल ही में जो अन्य दर्पण प्रणाली की शुरुआत की गई वो FCI के द्वारा शुरू की गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI ने माइक्रो सर्विस आधारित एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली अन्न दर्पण लॉन्च की है। अब अन्न दर्पण क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो यह FSI की मौजूदा आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए एक व्यापक डिजिटल रूपांतरण पहल है। इसे डिपो ऑनलाइन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। इसका लक्ष्य अलग अलग स्तरों पर संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला संचालन और सेवाओं को सुव्यवस्थित एवं उन्नत करना है। इसका उद्देश्य क्या है, तो दक्षता और उत्पादकता में सुधार करना, डेटा के आधार पर निर्णय लेना, FCR के भीतर और बाहर अन्य प्रणालियों के साथ सुचारू अंतर संचालन की सुविधा प्रदान करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अंतिम प्रश्न, SCO बैठक में हिस्सा लेने के लिए विदेश मंत्री S जयशंकर किस देश की यात्रा करेंगे? अमेरिका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो जो SCO की इस बार बैठक होने वाली है, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? पाकिस्तान में, जिसमें विदेश मंत्री S जयशंकर हिस्सा लेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए इसके बारे में जानते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर 15 से 16 अक्टूबर को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में SCO समिट की बैठक में भाग लेंगे, जो 2015 के बाद से किसी भारतीय विदेश मंत्री की पहली यात्रा होगी। अब SCO क्या है, SCO के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना वर्ष 2001 में चीन और रूस के द्वारा की गई थी। इसका फुल फॉर्म हो गया संघाई सहयोग संगठन, एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है। भारत इसमें जून 2017 में शामिल हुआ था। तो दोस्तों, आज 6 अक्टूबर से संबंधित सभी प्रश्नों को मैंने कवर किया। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन देना ना भूलें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये है वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।